स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं भाषा विकास के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने 1986 शिक्षा नीति के अंतर्गत कई भाषा सूत्र और उसके विकास के लिए क्या सुझाव या प्रावधान रखे उसके बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम देखते हैं क्योंकि उनके त्रिभाषा सूत्र में जो कि 68 की शिक्षा नीति में भी था कि भारतीय भाषाओं मतलब कि एक भाषा वह थी जो कि भारतीय भाषाओं में से कोई भी आधुनिक एक भारतीय भाषा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ही यही उठता है कि इन भारतीय भाषाओं के विकास के लिए क्या और कैसे प्रयास किए जाएं, क्योंकि भारतीय भाषाओं का अपना विकास होना भी बहुत अनिवार्य है। तो इसी दृष्टिकोण से भाषा विकास के अंतर्गत आज हम कुछ बातें और देखेंगे, जिनमें सबसे पहला है भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना। भारतीय भाषाओं को है ना भाषा विकास 1986 में शिक्षा नीति 1986 में भाषा विकास 1986 की शिक्षा नीति में भाषा विकास पे जो चर्चा की है उसमें सबसे पहली चीज जो अब आज हम यहाँ देखने वाले हैं वह है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना। भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना। भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की कार्य योजना 1986 की शिक्षा नीति में प्रस्तुत की गई। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात देखते हैं कि इसमें क्या संस्तुतियां हैं, क्या विचार प्रस्तुत किए गए, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि के परामर्श से राज्य सरकारें अपने यहाँ पर, क्योंकि माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को माना गया था या महत्व दिया गया था, तो उसी आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम चुना जाए या माध्यम बनाया जाए, इसकी दृष्टिकोण से इन भाषाओं के विकास पर भी बल दिया गया। तो उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों से परामर्श करके और किस तरह से इनको लागू किया जा सकता है, इसकी पूरी कार्य योजना निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया कि पहले ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों से परामर्श लें और उसी के आधार पर विशेषज्ञों की और संस्थाओं की राय लेकर और भारतीय भाषाओं के शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थान प्रदान करने पर विचार करें या उसके लिए कार्य करना प्रारंभ। अगली बात जो यहाँ पर आई थी कि अगर भारतीय भाषाओं के विकास की बात कही जाए तो उसके लिए सबसे पहले चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर अगर लागू कर भी दिया गया तो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है पाठ्य पुस्तकों की, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक अंग्रेजी में ही छपी हुई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध थी। तो ऐसे में अनिवार्य है कि पहले तो उन अंग्रेजी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। अनुवाद भी सही, सटीक और तकनीकी दृष्टि से सही होना चाहिए, जिससे कि सही बात बालक को समझने में कहीं तकलीफ ना। दूसरी चीज है पाठ्य पुस्तकों की, क्योंकि भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्धि नहीं थी, तो अनिवार्य था कि पाठ्य पुस्तकों का की छपाई किया जाए, उनके निर्माण किया जाए, उनको छापा जाए और बालक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। फिर छापने में भी ये बात कि सही और सत्य सूचनाओं तथ्यों के आधार पर भी पुस्तकों की छपाई होनी चाहिए। फिर अधिक मात्रा में पाठ्य पुस्तकें छपी जाए जिससे कि वे बालकों तक सुगमता विद्यार्थियों तक को सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात थी कि जो अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद एकदम सही ढंग से किए जाने पर बल दिया गया। वहीं पर बात आती है कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण किया जाए उन भाषाओं में, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई तकनीकी शब्द है उसका
भारतीय भाषा में सही शब्द का ढूंढा जाना और उस शब्द का सही ढंग से उपयोग करना भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही भाषा के विकास में और भी तकनीकी शब्दों को समय विकास पर भी ध्यान दिया जाए। अगली बात इसके अंदर ये थी कि शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए विभिन्न उपायों को ढूंढा जाए, क्योंकि केवल कह देने मात्र से ये चीज संभव नहीं है। तो विभिन्न उपायों को ढूंढने के लिए विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जाए। न केवल विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि अन्य संस्थाएं भी इसमें अपनी रुचि ले, जिससे कि सही जो है तरीका ढूंढा जा सके। फिर बाद में आता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आदि के द्वारा भाषा के विकास के लिए विशिष्ट कक्ष या विभाग बनाया जाए, जिससे कि उस भाषा के विकास में बालक रुचि लें, स्वयं उसमें कार्य करे, अनुसंधान करे, शोध करे, तकनीकी शब्दों को पता लगाए और एक सही भाषा के पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सही उचित योगदान प्रदान कर सके। वहीं पर भाषा विकास के लिए एक मॉनिटरिंग कक्ष भी स्थापित होना चाहिए कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो सही ढंग से लागू हो और उनका सही लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि भारतीय भाषाओं के विकास के लिए जहां पर कि विश्वविद्यालय यानी कि एक सही योजना का निर्माण करना, उसके क्रियान्वयन करना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, अनुवाद करना, शैक्षिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण करना और फिर विश्वविद्यालयों में भाषा विकास के उन्नयन के लिए विशेष कक्ष या विभागों की स्थापना करने जैसी समस्त प्रक्रियाओं पर उन्होंने शिक्षा नीति में विचार व्यक्त किए गए, जिससे कि भाषा का विकास संभव हो सके। उसके बाद अगली बात जो उन्होंने कही थी वह कही थी छात्रों की भाषा क्षमता में सुधार। छात्रों की भाषा क्षमता में सुधार कि अगर वर्तमान में अगर देखें तो बच्चों की भाषा खिचड़ी भाषा है। क्यों खिचड़ी भाषा कैसे है? क्योंकि भाषा जैसे क्या ना हम इस चीज को स्पष्ट देखते भी हैं कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण कराने वाले विद्यालय हैं उनके साथ में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसे में जैसे अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चों की खिचड़ी भाषा हो जाती है, ना तो वे पूर्ण रूप से अंग्रेजी बोलते हैं, ना अपनी स्थानीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा को बोल पाते हैं और ना ही हिंदी को पूर्ण रूप से बोल पाते। कहने का मतलब ये कि भाषा का स्तर छात्रों का दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बालकों की भाषा क्षमता का या भाषा योग्यता में सुधार करना बहुत अनिवार्य। चाहे आप हिंदी को राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, चाहे अंग्रेजी को ही रखना चाहें, लेकिन बालकों की भाषा क्षमता का उसमें सुधार करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बालकों की भाषा का जो स्तर है वो काफी निम्न या गिरता चला जा रहा है। तो उसको संभालना या उसको नियंत्रित करना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए ये कि बालकों की जो भाषा योग्यताएं हैं, सबसे पहले तो उसका अध्ययन करना कि बालक की जो भाषा योग्यताएं हैं या उसकी क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, वो किस तरह की हैं और किस तरह से उनमें सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसका अध्ययन किया, उसके बाद में भाषाओं के लक्ष्य निर्धारित किए जाए, जैसे कि भाषा क्षमता के विकास के लिए त्रिभाषा सूत्र को निर्धारित लागू करने की बात आती है। तो यहाँ पर ये लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि अमुक स्तर तक बालक में इतनी क्षमता प्राप्त हो जानी चाहिए या इतनी क्षमता बालक में या इतनी उसको बोलने की योग्यता उसमें आ जानी चाहिए। अब केवल बोलना आता है, लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, यानी कि उसमें किस तरह की योग्यता का विकास हो, ये लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित होने चाहिए, जिससे कि बालक की भाषा विकास में सहयोग किया जा सके या भागीदारी निभा सके। उसके बाद में आता है कि विभिन्न जो कहा जाए कि उनमें जो योग्यताएं हैं उनका पता लगाने के लिए ये कहा जाए कि उनका पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए, जिससे कि उच्च स्तर की जो पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सामग्री की सुविधाएं बालकों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वे सही भाषा बालकों की भाषा क्षमता या योग्यता का उचित विकास संभव हो सके। फिर बाद में है भाषाओं की प्राप्ति के अध्ययन के लिए अनुसंधान और संचार माध्यमों का प्रयोग। बालकों की भाषा क्षमताओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करना,
और संचार माध्यमों का प्रयोग करना, तकनीकी जो है वैज्ञानिक तकनीकी उपकरण है उनका उपयोग करके, और बालक बालक की भाषा क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है। उसके विकास में विभिन्न प्रकार के जो माध्यम में सोर्सेज है उनको देखा समझा जा सकता है। फिर वही है विशेषज्ञों की राय के अनुसार, क्योंकि विशेषज्ञों का हर जगह विशेषज्ञों की राय का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि विशेषज्ञ कौन है? जो उस फील्ड में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और जिनको उससे संबंधित अच्छी ज्ञान और जानकारी है। तो उसके लिए अनिवार्य होता है कि विशेषज्ञों की बालकों की भाषा विकास से संबंधित क्षमताओं के विकास के लिए सब समय समय पर कहा जाए कि जो है सुझाव या राय ली जानी चाहिए। 1986 की शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि उस समय चल रही थी, तो उसमें भाषा योग्यताओं के विकास के लिए विशेष अनुदान देना या उसके सुधार के लिए विशेष सहायता देने के प्रावधान रखे गए, जिसमें कि भाषा विकास से संबंधित चाहे कोई तकनीकी लैब का स्थापना करनी है या जो भी प्रयास करने हैं उसके लिए निश्चित अनुदान प्रदान करने की का प्रावधान उसमें सुझाव दिया गया था। और फिर बाद में भाषा सुधार के लिए भाषा संस्थानों का भी की स्थापना की जाए, जिससे कि बालक की भाषा क्षमताओं को समझ सके और उनके सुधार की समस्त प्रक्रिया को की जो योजना है उसको निर्मित किया जा सके। तीसरी बात यहाँ पर चूंकि बात आ गई माध्यम की, तो उसमें छात्रों की भाषा की बात आ गई, क्योंकि भारतीय भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले बालक की खुद की भाषा का स्तर भी अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए प्रयास करना। अब भाषा स्तर के लिए कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों का जो है वो स्तर का निर्माण किया जाए या पाठ्य सामग्री इस तरह से उपलब्ध कराई जाए कि बालकों की भाषा क्षमताओं का विकास हो सके। तो यहाँ पर उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद कर दिए। पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि पाठ्य पुस्तकों के भी का अनुवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उच्च स्तर पर पुस्तकें जो थी वो अंग्रेजी में लिखी गई थी, अंग्रेजी में समस्त सामग्री उपलब्ध थी, तो उसका वहां पे भारतीय भाषा में अनुवाद करना। तो यही बात यहाँ पर कि अनुवाद के लिए भी उन्होंने बाकायदा एक निश्चित स्ट्रेटेजी या निश्चित सुझाव प्रस्तुत किए, जिससे कि बालक की भाषा क्षमता का भी विकास हो सके और भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में लागू करने के भी रास्ते साफ हो सके या स्पष्ट हो सके। तो अनुवाद, पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद की जहाँ तक बात आती है, तो अनुवाद एक स्पष्ट स्थानीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में स्पष्ट रूप से आधुनिक भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, सही, और जो बात कही जा रही है वो यथावत रहे, उसकी प्रकृति या उसका भाव ना बदले। इसीलिए अनुवाद जो है वो अनुवाद के लिए सरकारी, गैर सरकारी, राज्य स्तर पर या साहित्य अकादमी, राज्य अकादमी आदि जो संस्थाएं हैं वो पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद पे अपना ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद के लिए पहले तो पाठ्य पुस्तकों का चयन करें कि कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका सबसे पहले तो सुगमता पूर्वक अनुवाद किया जा सकता है, जिनके माध्यम से बालक को पर्याप्त जानकारी ज्ञान को देना है, वह शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है, और जिनको अनुवाद करना सरल। तो ऐसी पुस्तकों के चयन, सबसे पहले तो पुस्तकों का चयन करना, फिर बाद में पुस्तकों का चयन करते समय भी जैसे साहित्य अकादमी है, राज्य अकादमी है, इनका सहयोग लिया जाए, जिनके माध्यम से सही पुस्तकों का चयन हो सके। पुस्तकों के चयन के बाद में अनुवादकों की नियुक्ति करना कि वह एक अनुवादक जो कि अनुवाद करने की जिसमें क्षमता रखते हो, दोनों भाषाओं में महारत हासिल हो, यानी कि दोनों भाषाओं को, जिस भाषा अंग्रेजी में भी वो महारत हो और जिस भाषा में उसका अनुवाद करना है उस भाषा में भी वह कुशल हो। तो ऐसे अनुवादक की नियुक्ति करना, फिर अनुवाद क्या किस तरह से किया जाता है इसके लिए सही उचित पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है वो साहित्य अकादमी या राज्य अकादमी जैसी संस्थाएं जो हैं इनका उत्तरदायित्व है कि वे इन अनुवादकों का प्रशिक्षण प्रदान करें।
फिर बाद में जो पुस्तकें हैं जो जिनका अनुवाद किया जाना है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए, यानी कि उच्च कोटि का अनुवाद हो, ऐसा ना हो कि एक निम्न स्तर का हो जिससे बालक की भाषा का विकास भी संभव ना हो पाए या भाषा की क्षमता जो योग्यता है उसका भी विकास न हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात कि अनुवाद भी उच्च कोटि का होना चाहिए। फिर अनुवादकों के केंद्रीय संस्थान आदि का सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि सही भाषा का पुस्तकों का अनुवाद किया जा सके। अगली बात यहाँ पर उन्होंने भाषा नीति के अंतर कही थी हिंदी को संपर्क भाषा का स्थान दिलाना। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास है, क्योंकि संपर्क भाषा के रूप में एक हिंदी ऐसा है जिसमें कि अधिकांश जनसंख्या हिंदी का उपयोग करती है, इसीलिए इसको हिंदी को भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया जाए। अब इसके लिए अनिवार्य है कि पहले तो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र राज्य सरकारें साहित्य अकादमी आदि जितनी भी संस्थाएं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं इसके लिए हर संभव योजना बनाएं और इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण पर प्रयास करें, ध्यान दें। दूसरी चीज है कि इससे संबंधित जैसे शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है तो सेमिनार्स का आयोजन करना, वर्कशॉप का आयोजन करना, कोई विशिष्ट कार्य योजना का आयोजन करना जिससे कि उनको सही प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। उसके बाद में है पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों का अधिक से अधिक जो है प्रकाशन करना, निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कि 86 की शिक्षा नीति में ध्यान केंद्रित किया गया या सुझाव प्रस्तुत किया गया कि जिसके माध्यम से हम हिंदी को संपर्क भाषा का दर्जा या स्थान दिला सकते हैं। उसके बाद में आती है इनकी प्रस्तावित कार्य योजना की एक जो इस भाषा के स्वरूप के लिए प्रस्तावित कार्य योजना क्या है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की बात को हम यहीं तक रखते हैं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले चूंकि अभी इसमें जो एक प्रश्न है उसका निर्माण अभी नहीं, हम कल के उसमें करेंगे, उसी के आधार पर आपको प्रश्न देंगे, इसीलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रखें, घर में रहें, बाहर न निकलें, सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर यदि घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।